नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में यमुना जल स्तर पर लगातार जल स्तर से जारी बढ़ोतरी की वजह से विकट स्थिति खड़ी हो गई है। दक्षिण पूर्व, मध्यम दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, कई इलाकों में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली में बाढ़ के से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से यमुना नदी के डूब जाने से इलाके में रहने वाले लाखों लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इन इलाकों की सड़कों पर पानी आ गया है। जलभराव और यातायात संबंधी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। यमुना का रौद्र रूप अब दिल्ली वालों को सताने लगा है। तेजी से नदी का जलस्तर बढ़ा है और कई इलाकों में डूबने की स्थिति हो गई है। बाढ़ का पानी लाल किले के पास पहुंच गया है। लाल किले के पिछले हिस्से में झरने जैसे सीन दिखाई दे रहे हैं। ये रिंग रोड से सलीमगढ़ के बाईपास का इलाका है जो आप देख रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर इलाका जो दिख रहा है वो रिंग रोड से सलीमगढ़ के बाईपास का इलाका है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे खड़े हैं और पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पे पहुंची है जब 208 पॉइंट, अब तो मेरे ख्याल से 6 भी 208.6 से ऊपर है। 6 से ऊपर है। और इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है, और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। मैं हैरान हूं कि आज जब उनके घर पे पानी पहुंच गया तब निकले ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री, और जब निकलते भी हैं तो दुख का समाचार देते हैं दिल्ली को कि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए। मुझे लगता है अगर वो बाढ़ का पानी उनके घर तक, उनके राजमहल तक नहीं जाता तो हो सकता था कि वो निकलते भी नहीं। मैं लगातार 1 सप्ताह से दिल्ली में आ रहे इस खतरे को बता रहा हूं, लेकिन तब तक अरविंद केजरीवाल नहीं जागते, उनकी सरकार नहीं जागती है। क्या अरविंद केजरीवाल, आपको अपने पद पे बने रहने का नैतिक अधिकार है? मेरा मानना है दिल्ली के लोग जो आज परेशानी झेल रहे हैं, आपकी कर्मण्यता का परिणाम है अरविंद केजरीवाल। सिल्ट को निकालने के लिए हमने अभी कंप्रेसर मंगवाया है जो हमारे कोंडली प्लांट पे है, और एक बार वो सिल्ट हटा ली जाएगी तो फिर इन गेट्स को पुल करने की कोशिश करेंगे कि हम एक गेट खुले, और अगर फिर भी नहीं खुले तो हम इनको गैस कटर से इन गेट्स को काटेंगे ताकि ये गेट्स खुल जाएं। तो फिर जो पानी है और ज़्यादा गति से जो है दिल्ली से बाहर निकल पाएगा, और दिल्ली में जो है इसका जो है काफ़ी जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। आज जब दिल्ली की जनता अपने घरों को छोड़ के बाहर आने पे मजबूर हो चुकी है, लोगों के सिर से ऊपर से पानी निकल गया है, आज केजरीवाल को याद आई है कि उसे दिल्ली के लिए बाहर आना है। आज वो फोटो खिंचवाने के लिए वजीराबाद पहुंचे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 6 दिन से कहाँ थे? हम 6 दिन से कह रहे थे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री लापता है, तो आज हमारे दबाव के कारण उनको फोटो खिंचवाने के लिए बाहर आना पड़ा। लेकिन मेरे को हैरानी इस बात की है, हर बात पर ऐड देने वाले, हर बात पर प्रचार करने वाले मुख्यमंत्री कि अखबारों में विज्ञापन देकर दिल्ली की जनता को चेता नहीं सकते थे, आने वाले खतरे के लिए बता नहीं सकते थे। और 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को पीने की पानी की भी समस्या होने वाली है। इस पूरी स्थिति के जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल आप हैं, क्योंकि आपने जिम्मेदारी से काम नहीं किया। दिल्ली की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी में जमकर जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी इस हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार की कड़ी निंदा की है और आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निर्मम है, क्योंकि हिंसा की घटनाओं के दौरान वो मूक दर्शक बनकर सब देख रही थी। देखिए रिपोर्ट। आपने
निर्दोष लोग मारे गए, ये सबने देखा, मगर लोकतंत्र की दुहाई देने वाला विपक्ष, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। प्रदेश के अंदर अभी 3 महीने पहले हम लोगों ने प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव संपन्न किए। 6 करोड़ मतदाता थे हमारे यहां नगर निकाय के चुनाव में। 760 नगर निकायों में, जिसमें 17 नगर निगम थे, 200 नगर पालिकाएं थी, 545 नगर पंचायतें थी, इन सब में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई और लगभग 4.5 करोड़ मतदाता भी थे और चुनाव में कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, एक भी जनहानि नहीं हुई। ये एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। वैसे ये सच है कि कभी यूपी को गुंडा माफियाओं की सरजमी के तौर पर जाना जाता था, मगर अब योगी दावा कर रहे हैं कि माफियाओं को लेकर उनकी सरकार ने किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया। ऐसे में आज यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में योगी मॉडल का जिक्र हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पंचायत के चुनाव हुए, कोई हिंसा नहीं। ग्राम प्रधान का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत का चुनाव रहा हो, जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, कोई हिंसा नहीं हुई। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में 403 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई हिंसा नहीं। और इस बार चुनाव पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर होते ही रहते हैं। बीजेपी संगठन में पीएम मोदी के बाद हर राज्य में योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है। ऐसे में माफियाओं पर कहर बनकर टूटा बुलडोजर मॉडल हो या फिर अपराधियों में गाड़ी पलटने का खौफ हो, क्या यही वजह है कि यूपी की फिजाएं अब बदल चुकी हैं, जिसका जिक्र खुद योगी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में भारी हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 760 नगर निकाय चुनाव में एक भी जगह न हिंसा हुई और न ही धांधली हुई। ये एक मानक है और इससे सीखना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ही लोकतंत्र का ढिढोरा पीट रहे हैं। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर अभी 3 महीने पहले हम लोगों ने प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव संपन्न किए। 6 करोड़ मतदाता थे हमारे यहां नगर निकाय के चुनाव में। 760 नगर निकायों में, जिसमें 17 नगर निगम थे, 200 नगर पालिकाएं थी, 545 नगर पंचायतें थी, इन सब में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई और लगभग 4.5 करोड़ मतदाता भी थे और चुनाव में कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, एक भी जनहानि नहीं हुई। आपने वेस्ट बंगाल का पंचायत चुनाव देखा होगा, यानी जिस दिन मतदान था उस दिन तो लोगों की मौत हुई ही हुई। काउंटिंग के दिन भी कल निर्दोष लोग मारे गए। और ये लोग लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं। जो लोग लोकतंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे लोग सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात भी करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने विगत दिनों पंचायत यहां पे पहले अपने नगर निकायों के चुनाव संपन्न किए थे। ये वही प्रदेश है, ऐसा नहीं कि यहां हिंसा न होती रही हो, बहुत हिंसा होती थी,
17 के पहले चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न करना एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज यह संभव हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यहां लोक भवन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 199 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सचिवालय प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग के 183 कनिष्ठ सहायक, निर्वाचन विभाग में 188 कनिष्ठ सहायक, कुल मिलाकर 510 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि सचिवालय प्रशासन के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में यहाँ पर 199 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग में 128 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया आज पूरी होकर के उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और परिवहन विभाग में भी 183 कनिष्ठ। कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ इसी दौरान पंचायत चुनाव हमारे हुए, विधानसभा के चुनाव भी हुए। प्रदेश में अभी आपने विगत दिनों 3 महीने पहले नगर निकाय के चुनाव भी देखे हैं। ये सभी चुनाव संपन्न हुए, उस सब के बावजूद 55,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और ये इस बात को साबित करता है कि जहां चाहा वहां रहा। झारखंड में ईडी को लेकर सियासत जोरों पर है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तमाम सवाल उठाए हैं। उन्होंने ईडी की फुल फॉर्म एंड डेमोक्रेसी बताया है और कहा कि बीजेपी शासित राज्य में ही ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है। देखिए रिपोर्ट। जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय किया गया, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, डे 1 से हमने इस बात को कहा कि ईडी का नामांकन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, और उसी बात का मुहर कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने लगाया। दरअसल जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य कोर्ट की उस टिप्पणी पर कटाक्ष कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी जांच एजेंसी की वैधता पर सवाल उठाया था। खैर, ईडी को लेकर जेएमएम टेंशन में क्यों है वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले अब नए नवेले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर कैसे सुप्रियो ने सियासी तीर छोड़े, अब वो भी सुन लीजिए। जो कल तक एक दूसरा पॉलिटिकल पार्टी चलाते थे, उसमें जो लोग उसमें सहयोगी थे वो लोग भी उस प्रदर्शन में थे। उन्होंने कहा ये आदिवासी ही नहीं, ये तो जमीन का दलाल। बाबूलाल जी, आपके नियुक्ति के पश्चात यदि सबसे ज्यादा अभिनंदन का जो बैनर लगा था ना, थोड़ा पता कर लीजिएगा।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, पुनः लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में बारिश भले ही आपदा की शक्ल धारण कर चुकी हो, लेकिन विपक्ष के लिए सियासी आपदा ज्यादा बड़ी हो गई है और यही वजह है कि विपक्ष के सभी दिग्गज नेताओं को दिल्ली हाईकमान की तरफ से तलब किया गया है। विपक्ष के नेताओं का दिल्ली तलब होना प्रदेश में सियासी माहौल को गरमाने का काम कर गया है और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर किन कारणों के चलते कांग्रेस नियमित कार्यक्रम है। विभिन्न राज्यों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुलाकात कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज उत्तराखंड के नेताओं को भी दिल्ली बुलाया गया और माननीय अध्यक्ष जी ने उनको आगामी लोकसभा चुनाव और राज्य के राजनीतिक हालात और बागेश्वर उपचुनाव, नगर निकाय चुनाव, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और प्रदेश के नेताओं को भाजपा सरकार के खिलाफ, भाजपा की फांसीवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने भले ही संख्या बल में कम नजर आता है, लेकिन अनुभव और जनहित के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष की आक्रामकता हमेशा ही बीजेपी सरकार के लिए चुनौती बनी। ऐसे में विपक्ष के नेताओं को एक साथ पार्टी हाईकमान का दिल्ली से फरमान आना, उन्हें तलब किए जाने पर जो कयासबाजी चल रही है, जैसी खबर सियासी फिजाओं में तैरी, वैसे ही बीजेपी ने चुटकी लेने में देर न लगाई। कांग्रेस में जिस प्रकार से जो शरद प्रबल चल रही है और प्रदेश में हमारा प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश हो रखा है, लेकिन कांग्रेस को उत्तराखंड के जनता से, उत्तराखंड के प्रदेश के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपनी राजनीतिक आपदा जो उन पे आई है उसको सुलझाने के लिए दिल्ली में मेगा बैठक उनकी हो रही है और इसी प्रकार से प्रदेश में भी उनका कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या नेता किसी प्रकार से आपदा से ग्रसित लोगों की सेवा में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस भले ही इसे रूटीन बैठक बता रही हो, लेकिन आपदा की इस घड़ी में नेताओं का दिल्ली जाना कोई बड़ा संकेत दे रहा है। सवाल ये कि आखिर कांग्रेस के भीतर इस आपदा से निपटने के लिए पार्टी नेता दिल्ली में जमा हुए हैं। देहरादून से अभय केतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां वो स्वास्थ्य मंत्रियों के चिंतन शिविर का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि 14 से 15 जुलाई को उत्तराखंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।